हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एमपीपीएससी डॉक्स। दोस्तों, मैं अमन अपने मध्य प्रदेश में भी स्टडी सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आपकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, हमेशा की तरह। तो इसी तैयारी को और गति देते हुए और पेस इसका बढ़ाते हुए दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए आज बहुत ही शानदार, मज़ेदार और जानदार टॉपिक, फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश में वन। दोस्तों, मध्य प्रदेश का बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है फॉरेस्ट। खास करके मेंस के लिए इन्वायरमेंट इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है कि इसमें नए सिलेबस में आप देखेंगे काफ़ी चीज़ें ऐड हो गई हैं। तो इसीलिए फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपसे मध्य प्रदेश में स्टडीज़ सीरीज़ में, एमपीपीएससी के एग्ज़ाम्स में और अदर सभी मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम्स में। इसके अलावा दोस्तों हम कुछ अपडेटेड चीज़ें भी पढ़ेंगे, जैसे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, अभी वन रिपोर्ट आई है अभी लेटेस्ट, उसके कुछ अपडेटेड फैक्ट्स की कुछ बात करेंगे हम। इसके अलावा दोस्तों हम लोग ये समझेंगे कि कैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस को पूछे जाएंगे या पूछे जाने की संभावना है इस टॉपिक से, और मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको भी डील करेंगे, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो हम पूरी अच्छे से इस वीडियो में सब चीज़ें कवर करेंगे। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, तो सब्र रख के पेशेंस से बैठिएगा, पेन कॉपी अपने हाथ में रख लीजिए और लिखते रहिएगा सब चीज़ें जो बताते चलूँ मैं। अब इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वीडियो बड़ा हो जाएगा और कितना बड़ा होगा कितना नहीं होगा। तो दोस्तों आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जब फैसला कर लिया ऊंची उड़ान का, जब फैसला कर लिया ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है फिर देखना कद ऊंचा आसमान का। तो आसमान का ऊंचा कद देखकर डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने ऊंची उड़ान का फैसला कर लिया है। हमारे लक्ष्य बहुत बड़े हैं, बहुत ऊँचे हैं। वो पद जब आपको मिलेगा, वो पोस्ट जब आपको मिलेगी, तो वो इन सभी मेहनत से, इस सभी परिश्रम से कहीं ऊपर होगी। आप उस चीज़ को फील करके देखिए, एक दिन आपके पास जब वो पोस्ट होगी तो आपको ये मेहनत, आपकी ये लगन, ये सब चीज़ काम आएगी और ये सब चीज़ जायज़ लगेगी दोस्तों। तो आइए इसी पॉजिटिविटी, इसी जोश और अच्छे पॉजिटिविटी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को समझते हैं, मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट को लेकर के। क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में किया जाता है? तो मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट को का क्लासिफिकेशन 5 पार्ट में किया जाता है। अब 5 बहुत अलग अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। ज्योग्राफिकली करते हैं, नेचुरली करते हैं, लीगली करते हैं। ऐसे 5 प्रकार से आपको याद रखना कि 5 टाइप्स में किया जाता है। पर मेनली हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, हम वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, फॉरेस्ट के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन। मेनली हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशन को। एक होता है लीगल और एक होता है नेचुरल। एक होता है लीगल क्लासिफिकेशन और एक होता है नेचुरल क्लासिफिकेशन। लीगल क्लासिफिकेशन में क्या होता है? लीगल क्लासिफिकेशन में 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं फॉरेस्ट को। रिजर्व्ड फॉरेस्ट, दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, हिंदी में बता रहा हूँ अभी, और तीसरे नंबर पे क्लासिफाइड, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। रिजर्व्ड फॉरेस्ट को बोलेंगे आरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को बोलेंगे संरक्षित वन, और अनक्लासिफाइड को बोलेंगे अवर्गीकृत वन। संरक्षित, आरक्षित, अवर्गीकृत, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, ठीक। नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात करोगे तो आपने देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा फॉरेस्ट का थोड़ा कुछ, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, जैसे डेजर्ट फॉरेस्ट होते हैं, जैसे टाइडल फॉरेस्ट होते हैं, जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, जैसे माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं। तो ऐसे जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो नेचुरल डिवीजन होता है। तो मध्य प्रदेश में से ट्रॉपिकल पाए जाते हैं, तो ट्रॉपिकल की हमने बात कर ली है पहले, ठीक। तो ट्रॉपिकल जो होता है मध्य प्रदेश का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन में हमने 2 प्रकार से क्लासिफिकेशन देखा, तो वो क्लासिफिकेशन नेचुरल क्लासिफिकेशन होता है। लीगल क्लासिफिकेशन को थोड़ा अच्छे से ध्यान से समझ लेना। लीगल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इसके कंजर्वेशन के लिए देखो, मध्य प्रदेश में टोटल जितना फॉरेस्ट है ना, उसका 62 से लेके 65% फॉरेस्ट जो है वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट में आता है। और इस रिजर्व्ड फॉरेस्ट में आपको नेशनल पार्क्स देखने को मिलेंगे, ठीक, नेशनल पार्क्स।
नेशनल पार्क्स देखने को मिलेंगे। इन नेशनल पार्क्स में क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज सब प्रोहिबिटेड होती है पूरी तरीके से। आप पेड़ काट नहीं सकते, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट नहीं कर नहीं सकते, थोड़ा बहुत अब जैसे नेशनल पार्क में घूम तो सकते ही हैं, वो भी आउटर जोन में घूम सकते हैं, अपन सिर्फ रोड से आते हुए घूम सकते हैं। तो नेशनल पार्क्स में आप घूम सकते हो, पर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बिल्कुल तरीके से बैन। देखो कुछ 2-3 चीज़ें होती है। क्या होता है रिजर्व फॉरेस्ट में, अगर आपसे अलग से कहीं पूछ ले तो हमने 3 चीज़ें देख ली ना, अब हम इसको प्रोटेक्टेड को अब आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखो नेशनल पार्क्स होंगे या फिर रिजर्व फॉरेस्ट होगा तो इसमें क्या होगा, क्या क्या चीज़ें, इसकी क्या विशेषता रिजर्व फॉरेस्ट की। देखो यहाँ पे सबसे पहले ग्रेजिंग आता है, मतलब कि पशुओं को चराते हैं वो बैन होता है पूरी तरीके से। ग्रेजिंग क्या होती है, बैन होती है पहली चीज़, ठीक, ग्रेजिंग बैन हो गई। दूसरा, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट नहीं कर सकते आप, ठीक। तीसरा, ट्रीज की कटिंग पूरी तरीके से बैन होती है, ठीक। तो ये होते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एरिया पे रिजर्व फॉरेस्ट मिलेंगे आपको। फिर दूसरे नंबर पे देखते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, देखो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मिलेंगे मध्य प्रदेश के लगभग 33 से लेके 35% एरिया पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। क्या आती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इनमें जो है ग्रेजिंग जो है वो अलाउ होती है, ठीक है, पर ट्रीज का कटिंग जो होती है वो बैन होती है उसमें। और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी अलाउ होती हैं, पर एक्टिविटीज़ लिमिटेड। तो दूसरे नंबर पे आते हैं प्रोटेक्टेड, और थर्ड नंबर के होता है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। थर्ड नंबर का होता है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ये नॉर्मली 1 से लेकर 2% एरिया पे मिलता है, और इसमें वो सभी फॉरेस्ट आते हैं जो आपकी किसी या तो प्राइवेट एरिया पे आ गए हैं। जैसे आपकी कोई जगह है, आपका कोई प्लॉट है, आपका घर है, वहाँ पे कोई पेड़ लगा है, तो वहाँ पे आके सरकार थोड़ी ना कुछ कर सकती है। पर सरकार पेड़ों की कटाई तो वहाँ पे भी प्रतिबंध कर सकती है, अगर वो नेशनलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट के अंतर्गत आती है। जैसे कोई साल है, सागौन है, आपके प्राइवेट जगह पे लगा है, तो काटने का अधिकार उसको सिर्फ सरकारी नियमों के अंतर्गत ही होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइवेट एरिया में आते हैं, या रेसिडेंशियल बोल सकते हैं, रेसिडेंशियल आवासीय इलाकों में आते हैं, वो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट होते हैं, अवर्गीकृत वन होते हैं, ठीक। तो ये हो गया फॉरेस्ट का लीगल क्लासिफिकेशन। हमने फॉरेस्ट का लीगल क्लासिफिकेशन देख लिया, हमने नेचुरल क्लासिफिकेशन देख लिया। आप दोस्तों मध्य प्रदेश के मैप की प्रैक्टिस, जब भी आप मध्य प्रदेश पढ़ने बैठे, मेरे साथ एक मैप बनाने की हमेशा कोशिश करें, तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो आपको कभी मेंस में मैप बनाने की ज़रूरत पड़ी है, कहीं भी आपको कुछ भी समझाना हो या समझना हो खुद को भी, तो आप मैप से तुरंत बना करके समझ सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा आसान होगा आपके लिए और अच्छा भी रहेगा। तो मैप कैसे प्रैक्टिस करने से आएगा, वो मैप मैं बताने से नहीं होगा। मैप अपन कोशिश करते हैं बनाने की, मुझे भी कुछ ज़्यादा खास नहीं आता, पर कोशिश कर लेते हैं, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं। तो कुछ ऐसा दिखता है अपना मध्य प्रदेश। कोई खास ज़्यादा खास मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल से जल्दी से जो बन जाए वैसा सीख जाए अपन धीरे से। तो ये मध्य प्रदेश के है अपना, और मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट की क्या स्थिति है वो अपन समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ी डिटेल में समझेंगे। मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट जो है, मध्य प्रदेश की फॉरेस्ट में दोस्तों मेनली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल क्यों बोलते हैं इनको, इनको हिंदी में उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्यों, ट्रॉपिकली क्यों बोलते हैं इनको। मैंने आपको दोस्तों बताया था कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ और साउथ
वाले एरिया को ट्रॉपिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक्स कहा जाता है, उष्ण वाला क्षेत्र कहा जाता है, उष्ण क्षेत्र कहा जाता है। इसीलिए इस क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को उष्ण कटिबंधीय अर्थात ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में मेनली आपको 99% पार्ट पे मध्य प्रदेश के आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलने वाला है। तो 1% एरिया पे कौन सा मिलेगा वो भी देख लेते हैं। देखो, खास करके इस वाले क्षेत्र में यहाँ थोड़ी बारिश कम होती है, बरसात थोड़ी कम होती है। इस 1% क्षेत्र पे हमें डेजर्ट फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक, बाकी हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि मध्य प्रदेश का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, ये पूर्वी वाला जो क्षेत्र है ईस्ट वाला, यहाँ पे वर्षा हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक, और यहाँ जैसे जैसे वेस्ट में मानसून आता है वैसे वैसे बारिश कम होने लगती है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो वेस्ट वाला इलाका है ये अच्छी बारिश होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलते हैं ट्रॉपिकल ही मिलेंगे सभी जगह, पर यहाँ पे ट्रॉपिकल वेट डेसिडियस मिलेंगे, ट्रॉपिकल वेट डेसिडियस। ठीक, घबराइए मत, हिंदी में मैं बताऊंगा। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक, ट्रॉपिकल वेट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे, ये मिलेंगे मध्य प्रदेश के एरिया के 10% पार्ट पे। इसके बाद मिलेंगे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पार्ट पे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। हिंदी में फिर वही बात, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। हिंदी में बड़ा अच्छा नाम है, हिंदी में नाम से समझा जा सकता है। मैंने बोला है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अब हिंदी में आप देखो, इसको पर्णपाती बोल रहे हैं, नाम समझ में आता। पर्ण मतलब होता है पत्ता, तो ऐसे पेड़ जो अपने पत्ते गिरा देते हैं, किस कंडीशन में गिराएंगे पत्ते किस कंडीशन में गिरा सकते हैं पेड़? जब पानी की कमी हो। तो गर्मी के मौसम में अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए, अपने आप को लाइफ के एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए ये वाले फॉरेस्ट अपने पेड़ की पत्तियां गिरा देते हैं, ताकि कम खाने की जरूरत पड़े, कम पानी की जरूरत पड़े। तो अपने सर्वाइवल को बनाए रखने के लिए ये पेड़ पत्तियां गिरा देते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस। अब वो जहाँ थोड़े सूखे होंगे वह ड्राई डेसिडियस, जहाँ थोड़े गीले होंगे वह वेट डेसिडियस। ठीक है, तो ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के 89% एरिया पे, मैक्सिमम एरिया पे। ठीक, अब हम ये समझ लेते हैं कि ये फॉरेस्ट जो है इसमें क्या पाया जाता है और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, किस किस एरिया में पाया जाएंगे। देखो, सबसे पहले डेजर्ट फॉरेस्ट की बात करते हैं। तो डेजर्ट फॉरेस्ट जो है ऐसे एरिया में पाए जाएंगे जहाँ पे एवरेज एनुअल रेनफॉल की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ? एवरेज एनुअल रेनफॉल, यानी वार्षिक वर्षा। ठीक है, वार्षिक वर्षा बोलते हैं हिंदी में। एवरेज एनुअल रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से कम होती है, वहाँ पे मिलेंगे डेजर्ट फॉरेस्ट, जहाँ पे एवरेज एनुअल रेनफॉल कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर से कम होती है। फिर देखते हैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट की कंडीशन क्या है। तो इसकी कंडीशन ऐसी है कुछ दोस्तों कि ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट वहाँ पाए जाएंगे जहाँ पे एवरेज एनुअल रेनफॉल, मतलब कि वार्षिक वर्षा। वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे होनी चाहिए 100 से 150 सेंटीमीटर। ठीक, तो 100 से 150 सेंटीमीटर जहाँ पे एवरेज एनुअल रेनफॉल होगी वहाँ पे मिलेंगे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस। वेट डेसिडियस जहाँ पे एवरेज एनुअल रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर होगी वहाँ पे मिलेंगे ट्रॉपिकल वेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, यहीं से देख लेते हैं ट्रॉपिकल वेट डेसिडियस से। ट्रॉपिकल वेट डेसिडियस यहाँ पे क्या मिलता है? हमें अब ये देखना है कि कहाँ पे क्या मिलता है। तो हमें मिलेगा यहाँ पे वेट डेसिडियस में सबसे पहले तो पहले नंबर पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब यहाँ पे कुछ माइनर फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट से मिलने वाले कुछ माइनर प्रोड्यूस मिलते हैं। जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एक बार इसको हिंदी में देख लेना क्या बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है इसका, तो एक बार देख लेना आप अपने लेवल पे। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पाए जाते हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस शायद मैं एग्जांपल बताऊँ शायद आप समझ जाओगे। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे आंवला मिलता है, ठीक है, तेंदू मिलता है, तेंदू पत्ता, आंवला, तेंदू, खैर, लाख, बिलावा, हर्रा,
बीहड़, ये सब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहलाते हैं। जो फॉरेस्ट से मिलने वाले कुछ माइनर फॉरेस्ट होते हैं, ये खास करके दोस्तों ट्राइबल जो एरिया यहाँ पर रहने वाले, फॉरेस्ट में रहने वाले जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं, उनके लिए इनकम का या उनके लिए लाइवलीहुड का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं दोस्तों। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहाँ पाए जाते हैं। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये इसके साथ साथ मिलता है अपन को साल मिलता है, साल। ठीक, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है साल का एमपी। एमपी में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है साल, सेकंड नंबर का सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर का प्रोडक्शन होता है साल का एमपी में। ठीक, साल का। तो ये बात हो गई, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिलते हैं और साल मिलते हैं ट्रॉपिकल वेट डेसिडियस में। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस की बात करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस में मिलेंगे अपन को कौन कौन से? देखो यहाँ मिलेगा सागौन, इसको इंग्लिश में टीक बोलते हैं, सागौन। नीम मिलेगा, नीम के पेड़ मिलेंगे। आम के पेड़, मैंगो, सागौन, नीम, मैंगो, और ऐसे अच्छे अच्छे कई बार मिलते हैं। साल भी यहीं भी मिल जाता है, साल, सागौन, नीम, मैंगो, ये सब यहाँ मिलेगा। कुछ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी मिल जाता है, जैसे जो मैंने अभी ये बताया, इनमें से कुछ यहाँ भी मिलता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जैसे खास करके सागर और टीकमगढ़ इस क्षेत्र में आपको तेंदू बहुत देखने को मिलता है दोस्तों। मध्य इंडिया का सबसे बड़ा ज़्यादा प्रोडक्शन करता है एमपी। इंडिया का अप्रोक्स 60%, टोटल प्रोडक्शन का 60% प्रोडक्शन तेंदू पत्ते का एमपी में होता है। मैं आपको बता दूं कि तेंदू का नेशनलाइजेशन किया जा चुका है, नेशनलाइजेशन कर दिया है एमपी ने तेंदु पत्ते का। ठीक है, बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रोडक्शन करते हैं हम तेंदु पत्ते का। तो इस वाले क्षेत्र में साल, सागौन ये सब होता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन पहले नंबर पे होता है सागौन का। सागौन के सबसे ज़्यादा पेड़ मध्य प्रदेश में आ जाते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं साल, और हमारे यहाँ पे बेम्बू भी मिलता है। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब अपन देखते हैं डेजर्ट के बारे में। डेजर्ट वाले फॉरेस्ट में क्या मिलेगा? इस 1% वाले इलाके में यहाँ मिलता है अपना कैक्टस मिलेगा। यहाँ पे कैक्टस, खास करके थॉर्नी बुशेस मिलते हैं यहाँ पे। थॉर्नी बुशेस मतलब, थॉर्नी बुशेस मतलब मिलते हैं झाड़ी। झाड़ी वाले, बहुत ज़्यादा झाड़ी वाले जो होते हैं ना पेड़, इसमें पत्तियाँ बहुत कम होती है, इनमें झाड़ी ज़्यादा होती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा स्पार्स होते हैं, डेंस नहीं होते, घने नहीं होते, स्पार्स बहुत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थॉर्नी बुशेस मिलेंगे, कैक्टस मिलेगा, पलाश मिलेगा। ठीक है, और ऐसे ही सूखे वाले होते हैं जो डेजर्ट फॉरेस्ट में मिलेंगे, वो यहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे एवरेज एनुअल रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से कम होगी। तो ये बहुत कम एरिया में मिलते हैं। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे, अपने यहाँ पे एमपी में वो मिलेगा सागौन। मैंने आपको बता दिया है, सागौन ध्यान रखना। सीधा क्वेश्चन पूछेंगे एमपी में कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? साल, सागौन, नीम और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का कोई एक नाम दे देंगे। तो आपको बताना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सागौन मिलता है। सेकंड नंबर का पूछ लेगा, सेकंड नंबर पे हाईएस्ट प्रोडक्शन किसका करता है मध्य प्रदेश? तो साल का करता है। ये क्वेश्चन सीधे मेंस में भी पूछ सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि फैक्ट्स वाली चीज़ें हैं तो मेंस में पूछेंगे नहीं। तो आपको ये बता दूं कि जो 2 लाइनर वाले 10 शब्दों में लिखने वाले आंसर होते हैं तो वो सीधे प्रीलिम्स से ही बनते हैं। आपको प्रीलिम्स का नॉलेज अच्छा होगा तो ये आप मेंस के वो क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। तो 3 नंबर का सीधा क्वेश्चन होता है वो, तो वो अटेंड करने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है। तो यहाँ से पूछेंगे कि मध्य प्रदेश में मैक्सिमम कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं? पहला क्वेश्चन तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका करता है मध्य प्रदेश? सागौन का करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं मध्य प्रदेश की। जैसे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी होती है हर 2 साल में, बाइनियल, हर 2 साल में जारी होती है, इसलिए इसको बाइनियल बोलते हैं। बाइनियल रिपोर्ट जारी होती है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, यानी 1 रिपोर्ट बोलते हैं इसको हिंदी में। 1 रिपोर्ट जारी होती है हर 2 साल में। कौन जारी करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जारी करता है। और इसके जो डाटा होता है वो डाटा कलेक्ट करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक, तो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 2021 वाली, लेटेस्ट। ठीक, इस हिसाब से मध्य प्रदेश का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 30%, अप्रोक्स लिख रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट नंबर जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है इसीलिए 30% लिख रहा हूँ मैं।
अप्रोक्स 30% टोटल जोग्राफिकल एरिया का 30% एरिया पे क्या पाया जाता है, फॉरेस्ट है हमारे यहाँ पे अभी। पर इतना काफ़ी नहीं है, हमारा इंडिया का टारगेट है कि कम से कम 33% पार्ट पे तो होना ही चाहिए फॉरेस्ट, इतना टारगेट है। इंडिया का अप्रोक्स 24% के पास है, 24-25% के आसपास है, और हमारा टारगेट कितना पहुंचाना है इंडिया का भी, यहाँ पहुंचाना है 33% पे पहुंचाना है इसको। इसके बाद अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे, इसमें एरिया वाइज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फॉरेस्ट है। एरिया वाइज मैक्सिमम फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़ है, फिर ओडिशा है, ऐसे करके हैं। पर मध्य प्रदेश एरिया वाइज अगर बात करोगे तो मध्य प्रदेश में हाई मैक्सिमम फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे के हैं, तो वो आप हमारी लास्ट वीडियो जो हमने पढ़ाई थी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट करके है लेटेस्ट, उसमें वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो वो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें जाके आप देख लेना, तो आपको सारे डेटास के बारे में पता चल जाएगा। लेटेस्ट डेटा जरूर अपडेट कर लेगा मेंस के एग्जाम देने से पहले। सारे डेटा खास करके फॉरेस्ट रिपोर्ट के सभी डेटा कवर करके जाना, और प्रीलिम्स वाले भी सभी फैक्ट्स सीधे सीधे फैक्ट्स पूछ लेते हैं। यहाँ से पूछ लेंगे क्वेश्चन की एरिया वाइज, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि एरिया वाइज मैक्सिमम फॉरेस्ट किस स्टेट में पाए जाते हैं, 4 स्टेट के नाम दे देंगे। तो ये बोलेंगे मध्य प्रदेश में, या बोलेंगे कि सेकंड हाईएस्ट फॉरेस्ट बताइए किस स्टेट में पाए जाते हैं एज पर इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। तो सेकंड नंबर के सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया वाइज कहाँ पाए जाते हैं, तो एमपी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा लिख देंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, सेकंड हाईएस्ट एरिया के मामले में। ठीक है, तो हमारा टारगेट इसको यहाँ तक पहुँचाने का है। इसके बाद ना क्या पढ़ें फॉरेस्ट के बारे में, कि क्यों ज़रूरी है फॉरेस्ट हमारे लिए। सबसे पहले तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं तो फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है आपके दिमाग में। मेंस जो है ना वो आपके दिमाग की थिंकिंग डेवलप करने की कोशिश करती है, आपके दिमाग को सोचने पे मजबूर करती है कि कितने डायमेंशंस आप सोच सकते हो एक टॉपिक के बारे में। फॉरेस्ट है, जैसे फॉरेस्ट के बारे में क्या सोच सकते हो भाई, फॉरेस्ट क्या हो, क्या क्वेश्चन पूछेगा फॉरेस्ट से। सबसे पहले तो ये पूछ लेगा कि फॉरेस्ट में कुछ फैक्चुअल चीज़ें पूछ लेगा आपसे सीधी सीधी, मध्य प्रदेश में कितना फॉरेस्ट है, कितने % फॉरेस्ट है, कहाँ पाया जाता है, सबसे हाईएस्ट कौन से जिले में पाया जाता है, सबसे कम कहाँ पाया जाता है, ये सब चीज़ें कुछ फैक्चुअल चीज़ें पूछ लेगा। पर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो वो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, विशेषता क्या है फॉरेस्ट की, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट को बताइए। 50 शब्दों में दे देगा, 200 वर्ड्स में दे देगा। यह वो पूछ सकता है कि भारत में या एमपी में फॉरेस्ट के कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के लिए क्या किया जा रहा है, व्हाट इज़ बीइंग डन इन इंडिया और इन मध्य प्रदेश फॉर द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। भारत में या मध्य प्रदेश में वन के विकास और मैनेजमेंट के लिए क्या किया जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे सीधा आपसे। तो इन्हीं क्वेश्चनों को समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम डील करेंगे कि फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट का। तो कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे पहला, फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है भाई, क्या समझते हो फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस। देखो फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई अपन को, अगर आम भाषा में अगर नॉर्मली, अगर इतना प्रेशर ना लें कि वो एग्जाम में आने वाला है, तो नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछा है कि भाई फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है हमारी लाइफ में, तो सबसे पहले आप यही बोलोगे कि क्लीन एयर प्रोवाइड करवाता है भाई हमें, क्योंकि लाइफ का सोर्स जो है हमारा वो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन हमें पेड़ प्रोवाइड करवाते हैं। तो सबसे पहला तो हम वही लिख देंगे भाई, कुछ नहीं आता हमें, तो सिर्फ एक पहला पॉइंट तो हम लिख सकते हैं कि हमें ये जो है वो क्लीन एयर देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं, जिससे हम जी सकते हैं। तो इससे क्या होता है, क्लीन एयर से, क्लीन एयर से हमें लाइफ मिलती है, तो क्लीन एयर देगा पहला नंबर। तो दूसरा क्या कर सकता है फॉरेस्ट, दिमाग दौड़ाओ अपने लेवल पे कि क्या कर सकता है। क्लीन एयर के साथ साथ दोस्तों ये सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखता है, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखता है, और यहाँ तक कि बढ़ाता भी है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है फॉरेस्ट। सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन को कम करता है, चेक करता है, रोकता है। मृदा अपरदन की कितनी समस्याएं देखने को मिल रही है, कितनी प्रॉब्लम है सॉइल इरोजन की इंडिया में, एमपी में, खास करके चंबल वाले इलाके में, मध्य प्रदेश में सॉइल इरोजन सबसे ज़्यादा है। तो उसको वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा
पेड़ लगाइए, फॉरेस्टेशन करेंगे, तो वहाँ से क्या होगा, सॉइल इरोजन कम होगा। ये अपना तीसरा इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट का। चौथा इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है फॉरेस्ट का? फॉरेस्ट का चौथा इंपॉर्टेंस हो सकता है कि ये इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने का काम करता है, पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करता है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाने का काम करता है। हिंदी में इसको लिखेंगे पारिस्थितिकी संतुलन। इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रखता है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है। तीसरा क्या करता है, ये नेचुरल हैबिटाट प्रोवाइड करवाता है स्पीशीज को। भाई ऐसी कितनी स्पीशीज होंगी जो सिर्फ पेड़ पौधे पे डिपेंड है? पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वो स्पीशीज धीरे धीरे क्या होती जा रही है, एक्सटेंट होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। तो नेचुरल हैबिटाट को हिंदी में बोलेंगे प्राकृतिक आवास। ये क्या करती है, प्राकृतिक आवास प्रोवाइड करवाती है कुछ स्पीशीज के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में मदद करती है, नेचुरल हैबिटाट प्रोवाइड करवाती है। और क्या करती है दूसरी इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो ट्राइबल पीपल हैं उनके लिए लाइवलीहुड का सोर्स है, उनके लिए इनकम का सोर्स है, उनके लिए जीवन का सोर्स है, उनके लिए लाइवलीहुड का सोर्स है, क्योंकि यहाँ से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते हैं वो लोग। जब वन नहीं होंगे, फॉरेस्ट नहीं होंगे, तो वो ये कलेक्ट नहीं करेंगे, उनकी लाइवलीहुड खत्म हो जाएगी, वो तो भूखे मर जाएंगे बेचारे। तो उनके लिए लाइवलीहुड का सोर्स है, ठीक है। और क्या करते हैं फॉरेस्ट अगर जितने ज़्यादा होंगे उतना ही टूरिज्म होगा दोस्तों, उतना ही टूरिज्म होगा। टूरिज्म कैसे डिपेंड करता है भाई? ज़्यादा वन होंगे तो आज हम बांधवगढ़ फॉरेस्ट में घूमने जाते हैं, हम पचमढ़ी में घूमने जाते हैं। क्यों घूमने जाते हैं? अरे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, टूरिज्म का सोर्स है, लोग घूमने आते हैं, देखने जाते हैं। जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होगा उतनी ज़्यादा स्पीशीज होगी, जितनी ज़्यादा स्पीशीज होगी तो वहाँ पे टूरिज्म अच्छा होगा, टूरिज्म अच्छा होगा तो इनकम का सोर्स बढ़ेगा, इनकम का सोर्स बढ़ेगा तो किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि दूसरे स्टेट से भी लोग आएंगे, फॉरेन से भी लोग आएंगे देखने के लिए, आएंगे तो इनकम का सोर्स बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी तो स्टेट का डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं पैसा खर्च होगा। तो टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टूरिज्म के लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक। और फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है? कुछ और पॉइंट अगर ध्यान आते हैं तो फिर अपन आगे ऐड कर लेंगे, अभी फिलहाल इतना ही आप लिख लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लेना कि इंपॉर्टेंस क्या है फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट का ये सभी इंपॉर्टेंस है। तो भाई मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, या इंडिया में नॉर्मली अभी फॉरेस्ट का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो अगर फॉरेस्ट का इतना ही इंपॉर्टेंस है तो फिर इसको देखना पड़ेगा, इसकी अवेलेबिलिटी पता करनी पड़ेगी कितना अवेलेबल है। तो मैंने आपको बता दिया अभी कि 33% हमारा ले जाने का टारगेट है, बोला कि 1/3 एरिया पे तो कम से कम होना ही चाहिए, मतलब कि कहीं ना कहीं कम है। अरे बहुत सारे तो ऐसे जिले हैं भाई मध्य प्रदेश में, शाजापुर, अभी अपन आगे देखेंगे फैक्ट्स में कि शाजापुर में सबसे कम फॉरेस्ट है। ये जो है 1% से भी कम है फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आप इमेजिन करोगे पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का 1% से भी कम पे फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे हवा कितनी दूषित हो सकती है, कितनी खराब हो सकती है, वहाँ पर लाइफ लोगों के लिए कितनी दिक्कत कर सकती है आगे आगे चल के, आप इसका अनुमान लगाइए। तो ये जो है शाजापुर में ऐसी स्थिति है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं भाई, फॉरेस्ट का या तो हम कंजर्वेशन करेंगे, यानी कि संरक्षण करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे या फिर डेवलपमेंट करेंगे। देखो ध्यान रखना, कंजर्वेशन हम उस चीज़ का कर सकते हैं जिसको हमें बचाना हो। जैसे भाई हमारे यहाँ पे 1% फॉरेस्ट है भाई, ठीक है, शाजापुर में मान लिया हमने, तब 1% को भी तो बनाए रखें, हम कंजर्व करके रख लें, 1% से और कम ना हो जाए, इसी को बोलेंगे कंजर्वेशन। मेंटेन करके रखना, उतने को बना के रखना। तो अब इतने को बना के रखना है क्या? नहीं, उतने को बना के रखने से काम नहीं चलने वाला, उससे बढ़ाना भी तो है, तो उसको बढ़ाएंगे 1% से 2 का टारगेट रखेंगे अगले साल, फिर उससे और अगले साल में 3% का टारगेट, 4 का, 5 का। तो इसी को बढ़ाने को, डेवलपमेंट को बोलते हैं डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट भी तो करना है, बढ़ाना भी तो है, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है और मध्य प्रदेश में, और कंजर्वेशन के लिए क्या किया जा रहा है। इन दोनों चीज़ों को हम एक एक करके समझते हैं और देखते हैं क्या किया जा रहा है मध्य प्रदेश में फॉर द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट इन
एमपी की बात कर रहे हैं। एमपी में क्या किया जा रहा है फॉरेस्ट के कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो लिख लो इसको, लिखो क्वेश्चन, व्हाट इज बीइंग डन फॉर द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट इन एमपी। लिखो हिंदी में, ये इंग्लिश में लिखो और हिंदी में लिखो, मैं बता रहा हूं। मध्य प्रदेश में वन के विकास और संरक्षण के लिए क्या किया जा रहा है, बताइए। ये प्रश्न बनेगा, सीधा क्वेश्चन बनेगा। या तो 50 वर्ड्स में पूछ लेगा तो कम लिखना पड़ेगा, और 200 वर्ड्स में पूछा जाएगा तो थोड़ा सा फॉरेस्ट को डिफाइन करके फिर बताना पड़ेगा। तो क्या क्या किया जा रहा है करके समझ लेते हैं। सबसे पहले तो 1952 में हमने, मध्य प्रदेश ने अपनी पहली फॉरेस्ट पॉलिसी लागू की है। सबसे पहली वन नीति मध्य प्रदेश की आई 1952 में, और लेटेस्ट वन नीति सेकंड नंबर की आई लेटेस्ट 2005 की है वन नीति, ठीक है। 1952 में पहली वन नीति आई थी हमारी, और 2005 में लेटेस्ट वन नीति है, फॉरेस्ट पॉलिसी है। फॉरेस्ट पॉलिसी लेके आए हम। दूसरा, हमने नेशनलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट किया है, वन का राष्ट्रीयकरण किया है, ठीक है। ये भारत की वन नीति है, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी लाए मध्य प्रदेश की, यानी मध्य प्रदेश की वन नीति बोलते हैं हिंदी में। इसका बोलेंगे हमने मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण किया है, नेशनलाइजेशन कर दिया। नेशनलाइजेशन करने से क्या हुआ, नेशनलाइजेशन करने से हमें पता लग जाएगा कौन कौन से पेड़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से कम है, जो इंपॉर्टेंट है या जो नहीं भी है, मतलब काटना प्रतिबंधित हो जाएगा आपसे पेड़ को। नेशनलाइजेशन कर दिया हमने पूरी तरीके से। मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट का नेशनलाइजेशन कंप्लीट कर लिया था 1970 में, ठीक। और क्या किया जा रहा है मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट के कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के लिए, तो अपन आगे देखते हैं। 1976 में सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम, सामाजिक वानिकी लिखो इसको हिंदी में, सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम लाए थे, सामाजिक वानिकी स्कीम लाए थे। इसमें समाज के सभी लोगों को, सोसाइटी के सभी लोगों को फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस बताना और उसके डेवलपमेंट के लिए उनको समझाना कि भाई आपकी खाली ज़मीन पड़ी है, यहाँ पे फॉरेस्ट आप लगा सकते हो, तो इससे आपको इकोनॉमी की भी बेनिफिट होगा और हमें तो होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि देश में ऑक्सीजन बढ़ेगा और फॉरेस्ट्री बढ़ेगी। तो ठीक है भाई, उनको समझाया, उनको बताया। 1976 में सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम आई। और क्या हुआ, एक लोक वानिकी प्रोजेक्ट चलाया गया, वही फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के लिए लोक वानिकी प्रोजेक्ट चलाया गया। और क्या किया फॉरेस्ट के लिए, सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम हो गई, लोक वानिकी प्रोजेक्ट हो गया। और क्या किया मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट के लिए, तो 19 लोक वानिकी जो लाए थे हम 1999 में लाए थे, ठीक। इसके अलावा हमने जो है मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम बनाया है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम बनाया है, ठीक। कब बनाया अभी पूछोगे, तो ये बनाया 1975 में, ठीक है। तो ये कुछ चीजें की जा रही है। और क्या किया जा रहा है, चलो और भी देख लेते हैं और क्या किया जा रहा है। तो एक चल रहा है पंचवन योजना, पंचवन योजना कब से चल रही है, तो पंचवन योजना चल रही है, कुछ एग्जैक्टली डेट ध्यान नहीं है, देख लेना, 2000 के आसपास की है, नियरली अप्रॉक्स। तो पंचवन योजना क्या है ये जानना जरूरी है कि वो सभी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे फॉरेस्ट कवर 33% से कम है
वहाँ पे फॉरेस्ट के डेवलपमेंट को बढ़ाना, वो है पंचवन योजना। ठीक, पंचवन योजना वैसे 1976 की, एक बार कंफर्म कर लेना, पर 1976 की। पंचवन योजना के बाद हमने फॉरेस्ट सर्कल्स बनाए हैं। तो मध्य प्रदेश में टोटल 16 फॉरेस्ट सर्कल है, 1 सर्कल है, और इस 16 फॉरेस्ट सर्कल को 62 फॉरेस्ट डिवीजन में डिवाइड किया है। ठीक है, 62 फॉरेस्ट डिवीजन बनाया है। इसके अलावा हमने लीगल, या इसको एडमिनिस्ट्रेटिव भी बोलते हैं, हिंदी में इसको वैधानिक बोलते हैं, क्लासिफिकेशन किया है फॉरेस्ट का, वैधानिक वर्गीकरण किया है फॉरेस्ट का। अभी हम देखेंगे कि वैधानिक वर्गीकरण क्या होता है, मतलब फॉरेस्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो लीगल क्लासिफिकेशन कर दिया हमने फॉरेस्ट का। इसके अलावा हमने कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स भी बनाए हैं। ठीक, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए मध्य प्रदेश में, 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। कौन कौन से कर ही लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में 3 है। सबसे पहला है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया हमने 1999 में, मतलब डिक्लेयर बायोस्फीयर रिजर्व इसको डिक्लेयर किया, तो पहले से होगा ये तो पहला। दूसरा आता है अचान कमार, ये अमरकंटक में है। अमरकंटक मतलब अनूपपुर जिले में। तो ये बनाया हमने 2005 में, बायोस्फीयर रिजर्व बनाया 2005 में। और लेटेस्ट बना है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये बना है 2011 में। ठीक, तो 3 बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, तो ध्यान रखना, बायोस्फीयर रिजर्व की थोड़ी सी अपन यहीं पे बात कर लेते हैं जल्दी से। देखो, ये 3 एरिया बना दिए जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। इस बाहर वाले को अंदर वाले को बोलते हैं कोर जोन, बीच वाले को बोलते हैं बफर जोन, और बाहर वाले को बोलते हैं आउटर जोन। ये 3 जोन में डिवाइड कर दिया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व वाले जाके। देखो, कोर वाला जो क्षेत्र होगा ना, उसमें किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होगी, बिल्कुल भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित। ना कटिंग होगी फॉरेस्ट की, ना ग्रेजिंग होगी, ना कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये कोर एरिया है। बफर जोन में कुछ लिमिटेड अनुमति होती है, जैसे कि भाई माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आप कलेक्ट कर सकते हो, थोड़ा जाना आना भी अनुमति होती है, वहाँ पे जा सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं, पर ट्रीज की कटिंग वटिंग कुछ नहीं कर सकते। आउटर जोन में सब घूम सकते हैं, नॉर्मली कोई भी जा सकता है, घूम सकता है, देख सकता है, समझ सकता है, तो ये आउटर जोन होता है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व हो जाता है। ठीक है, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं जब कोई भी किसी पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ या फिर स्पीशीज या फिर इकोलॉजिकल बैलेंस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है, उसको बायोस्फीयर रिजर्व बना देते हैं। तो ये सब कुछ मैंने बता दी, पीछे भी 5 पॉइंट बताए, 3-4 पॉइंट, ये मतलब 8-10 पॉइंट आपके पास होगा कि मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट के कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया जा रहा है। ठीक, कि मध्य प्रदेश में हमने फॉरेस्ट सर्कल बनाए हैं, फॉरेस्ट वन व्रत बोलते हैं इनको, वन व्रत। ठीक, फॉरेस्ट सर्कल। तो मध्य प्रदेश में टोटल हमने 16 यानी 16 फॉरेस्ट सर्कल बनाए। टोटल 16 फॉरेस्ट सर्कल है मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा लार्जेस्ट फॉरेस्ट सर्कल, जिसमें सबसे ज्यादा रिजर्व्ड फॉरेस्ट आते हैं। ठीक है, उसकी बात करेंगे, और स्मॉलेस्ट की बात करेंगे। स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट सर्कल जहां पे सबसे कम रिजर्व्ड फॉरेस्ट आते हैं। और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट सर्कल है अपना उज्जैन। ठीक, ये तो फॉरेस्ट सर्कल की बात हो गई। इसके बाद वैसे अगर नॉर्मली सबसे बड़ा फॉरेस्ट डिवीजन की फॉरेस्ट सर्कल के फॉरेस्ट, ये तो फॉरेस्ट सर्कल हो गए। अब इन फॉरेस्ट सर्कल को भी हमने 62 फॉरेस्ट डिवीजन में डिवाइड किया है। तो एक सर्कल जो होता है उसमें नॉर्मली 2 से ज़्यादा 2, 3, 4 फॉरेस्ट डिवीजन आते हैं। तो इसे हमने टोटल 16 फॉरेस्ट सर्कल्स को 62 फॉरेस्ट डिवीजन में डिवाइड किया है। और सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन है
सबसे बड़ा फॉरेस्ट डिवीज़न है मंडला, ठीक है, मंडला। और ये आता है जबलपुर फॉरेस्ट सर्कल के अंदर। फॉरेस्ट सर्कल बड़ा है, फॉरेस्ट सर्कल के अंदर आएगा फॉरेस्ट डिवीज़न। तो सबसे बड़ा फॉरेस्ट डिवीज़न है मंडला, उसके बाद आता है जबलपुर फॉरेस्ट सर्कल में, ठीक। कुछ और चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फॉरेस्ट की बात करोगी तो एमपी में मिलेंगे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट बालाघाट में, और दूसरे नंबर पे मिलेंगे श्योपुर में। इन दोनों जगहों पे 50% एरिया से ज़्यादा एरिया पे क्या है, फॉरेस्ट है हमारे यहाँ। मिनिमम सबसे कम बात कर लेते हैं, लीस्ट इसको बोल देंगे या मिनिमम इसको बोल देंगे। तो सबसे कम एरिया जहाँ पे मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट पाया जाता है, एक तो वो शाजापुर है, दूसरा उज्जैन है। इन दोनों जगहों पे 1% से भी कम एरिया पे हमारे यहाँ फॉरेस्ट मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट मिलेंगे बालाघाट और श्योपुर में, और सबसे कम मिलेंगे शाजापुर में। दो क्यों बताया मैंने, दो इसीलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे तो पुराना क्वेश्चन होगा कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे, तो बालाघाट में कोई भी बता देगा। तो सेकंड हाईएस्ट पूछेंगे तो श्योपुर बता देना आप। तो सेकंड हाईएस्ट फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा सेकंड हाईएस्ट फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, तो बालाघाट में। या पूछेंगे कि सबसे कम भी नहीं पूछेंगे, सबसे कम पूछेंगे तो आप लगा दोगे शाजापुर। फिर पूछेंगे दूसरे नंबर के सबसे कम कहाँ मिलते हैं, सेकंड नंबर के सबसे कम फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, तो वो मिलते हैं उज्जैन में। ये फॉरेस्ट सर्कल से पूछ लेंगे कितने फॉरेस्ट सर्कल में डिवाइड किया है मध्य प्रदेश को, 16 फॉरेस्ट सर्कल में, 16 में। सबसे बड़ा फॉरेस्ट सर्कल खंडवा है, सबसे छोटा उज्जैन है। सबसे बड़ा फॉरेस्ट डिवीजन कौन सा है, तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन है मंडला, ठीक है। तो ये वाला, ये भी आपको कवर हो गया। की बात करते हैं, फैक्ट्स की बात करते हैं। ये फैक्ट्स में आएगा, जो मेंस प्री सब में पूछ लेते हैं, खास करके हम इंस्टीट्यूट्स देख रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसका फुल फॉर्म है IIFM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM जो है वो भोपाल में, IIFM भोपाल में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पे है, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, छतरपुर, भोपाल में। फिर आता है, एक होता है दोस्तों फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक्चुअली जो हेडक्वार्टर है ना, जो मेन है वो देहरादून में है, ठीक है। और इसके 4 रीजनल ऑफिस हैं, 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 4 रीजनल ऑफिसेज बोल लो या इसको सेंटर्स बोलेंगे, 4 रीजनल सेंटर्स हैं, जिनमें से एक मिलता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर में, एक सेंटर, ठीक है। तो ये पूछेंगे कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक रीजनल ऑफिस, रीजनल सेंटर कहाँ है मध्य प्रदेश में, तो वो जबलपुर में, ठीक है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो गया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। और क्या है, एक आता है वन राजिक महाविद्यालय, हिंदी में इसको बोलेंगे वन राजकीय महाविद्यालय, ठीक। कॉलेज है, ये बालाघाट में है। तो वन राजकीय महाविद्यालय कहाँ है, बालाघाट में। जैसे एक तो फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग स्कूल है, देखो ये तो शिवपुरी में भी है, बैतूल, अमरकंटक, झाबुआ। और मेन तो ये 4 जगह पर है, शिवपुरी, बैतूल, अमरकंटक, झाबुआ। स्टेट फॉरेस्ट स्कूल है, स्टेट फॉरेस्ट स्कूल शिवपुरी में है, बैतूल में है,
रीवा में मेनली यहाँ पे है, फिर कुछ और अलग अलग जगह भी है, पर यहाँ का मेनली पूछते हैं तो ये यहाँ पे है। तो ये सभी फॉरेस्ट में मध्य प्रदेश में कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं। तो अवार्ड्स में शहीद अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड दिया जाता है, ये 2008-9 से दिया जाता है। जो फॉरेस्ट के डेवलपमेंट और कंजर्वेशन में बहुत अच्छा काम करता है उसको दिया जाता है शहीद अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड। एक दिया जाता है बसावन मामा मेमोरियल अवार्ड, ये 2010 से दिया जा रहा है। तो बसावन मामा मेमोरियल अवार्ड और शहीद अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड, तो ये उसी में ऐड कर लेना कि मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के लिए ये भी किया जा रहा है, ताकि लोग थोड़े से सजग हों। भाई उनको कुछ सर्टिफिकेट मिलता है, इसमें कुछ राशि भी मिलती है, तो लोगों को मोटिवेशन के लिए ये अवार्ड भी दिया जा रहा है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट में ऐड कर लेना। फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ डेटा जाना हमने। फिर हमने देखा मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन एमपी या इंडिया या कहीं भी नॉर्मल लेवल पे इम्पोर्टेंस क्या है। फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस तो सभी जगह समान रहेगी, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पूरा वर्ल्ड हो, कुछ भी हो। तो इम्पोर्टेंस देखी हमने दूसरे नंबर पे। फिर हमने देखा कि क्या किया जा रहा है, व्हाट इज बीइंग डन फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के लिए क्या किया जा रहा है, ये क्वेश्चन को हमने डील करा था। तो भारत में क्या किया जा रहा है, व्हाट इज बीइंग डन, इंपॉर्टेंस देख लिया, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के कुछ डेटा को देख लिया। फिर हमने देखा है कि क्लासिफिकेशन फॉरेस्ट का, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, वनों का वर्गीकरण हमने देखा, दो प्रकार से देखा था, लीगल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन। ध्यान है, लीगल क्लासिफिकेशन में नेशनलाइजेशन कर दिया फॉरेस्ट का। फिर हमने देखा कि मध्य प्रदेश में टोटल कितने फॉरेस्ट सर्कल हैं, सबसे बड़ा फॉरेस्ट सर्कल कौन सा है, सबसे छोटा फॉरेस्ट सर्कल कौन सा है। फॉरेस्ट सर्कल में हमने फॉरेस्ट डिवीजन को भी देखा। तो आज ये सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चन हमने डील किए फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होना चाहिए। आशा करता हूँ जो पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, जो जानते हैं कुछ, वो तो पढ़ेंगे, देखेंगे इस वीडियो को पूरा। और आपने अगर आखिरी तक पेशेंस बना के रखा है, चीज़ों को लिखा है, हमारी वीडियो को देखा है और आपको इससे कुछ सीखने को मिला है, तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ अपने वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका फ़ायदा हुआ है तो कुछ दूसरों को भी कुछ फ़ायदा हो जाए, कुछ सीखने को मिल जाए उनको। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था फॉरेस्ट। ये मध्य प्रदेश MPPSC के 3rd पेपर जो है एनवायरनमेंट का, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपका। अगर आपने देख लिया है मेंस के पहले, तो ये मुझे नहीं पता कि आप ये वीडियो कब देख रहे होंगे, पर जब भी देख रहे होंगे आपको ये काम आएगा। अभी देख रहे हैं तो आया, काम आएगा आपको। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो हमारा। तो देखते रहिए अगले टॉपिक को, बढ़िया आगे कोई अगला टॉपिक हम जो पढ़ेंगे उसको कवर करेंगे इसी प्रकार पूरी डिटेल में, जिसमें आपको मेंस के टॉपिक भी कवर हो, आपके प्रीलिम्स के टॉपिक भी कवर हो, आपके सभी फैक्ट्स कवर हो मध्य प्रदेश के टोटल। तो ऐसे ही मैं भी स्टडी करते हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच संयम बनाने के लिए, पढ़ने के लिए, देखने के लिए हमारा वीडियो। थैंक यू सो मच।